जय हिंद दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कोशिका और कोशिका विज्ञान, सेल एंड साइटोलॉजी। हम लोग इसमें कोशिका के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे। कोशिका के अंदर जितने सारे अंग पाए जाते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःपरद्रवी जालिका बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो नहीं छूटना है, ठीक है। अगर आप स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पढ़ लो, आपको बीपीएससी के लिए अलग से बायोलॉजी नहीं पढ़ना पड़ेगा और रेलवे के लिए तो ऐसे निकल जाएगा भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कोशिका, कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई, शरीर का सबसे छोटा इकाई। अगर हम आपसे पूछे कि किसी घर का, किसी मकान का सबसे छोटा इकाई क्या है, तो आप कहोगे कि ईंट। ईंट सबसे छोटा इकाई है किसी मकान या किसी घर का, जिससे कि मकान बना होता है। उसी तरह से जीव का जो शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। तो कोशिका होता है उसका सूक्ष्मतम इकाई, मतलब सबसे छोटा इकाई, याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट है क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। कोशिका को कहते हैं शरीर का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। अब क्रियात्मक इकाई क्या है, संरचनात्मक इकाई क्या है, चलिए जानते हैं। क्रियात्मक इकाई क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जितना सारा क्रिया होता है, जैसे मुंह से लार निकलना, खाना का पचना, शरीर में विभिन्न तरह का हार्मोन्स बनना, शरीर में विभिन्न तरह का एंजाइम निकलना, कोशिका के अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं होना, तो ये सब जो काम हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, ये सब में कोशिका का ही रोल होता है। बिना कोशिका का कोई भी काम नहीं हो सकता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, जैसे बाल बढ़ रहा है, नाखून बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब में कोशिका है। शरीर का एक एक पार्ट बिना कोशिका का है ही नहीं। और शरीर में कुछ भी काम हो रहा है तो वो कोशिका ही कर रहा है, ठीक है। जैसे हम देख पा रहे हैं तो इसमें भी कोशिका ही है। बिना कोशिका का हम नहीं देख सकते हैं। हमारा आंख कोशिकाओं से बना है। कोशिका का काम ही है दिखाना। किसका कोशिका? आंख का कोशिका। आंख का कोशिका क्या करता है? हमको दिखाने का काम करता है। नाक का कोशिका सूंघने का काम करता है, ठीक है। तो हर जगह का अलग अलग कोशिका है, उसका अलग अलग कार्य है, इसलिए कहा जाता है इसको क्रियात्मक इकाई, ठीक है। क्रियात्मक समझ में आ गया। अब संरचनात्मक क्या है? हमारे शरीर का जो संरचना हुआ है, हमारा शरीर का जो बनावट है, मतलब जो हमारा शरीर बना है वो कोशिका से बना है। हमारा शरीर का संरचना कोशिका से हुआ है, इसलिए हम कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, जो भी काम होता है, वो कोशिका के वजह से होता है, इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो पहला पॉइंट था शरीर की सूक्ष्मतम इकाई, याद हो गया। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, ये दोनों क्या है ये भी पता चल गया। एकदम एक एक वर्ड को जानेंगे बढ़िया से, ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो याद हो गया होगा। आगे देखते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है ना, लाखों कोशिका, हमको आप सबको पहले से पता है, आप लोग बच्चे हो नहीं, कि जीवों का शरीर लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इतना कोशिका की गिन नहीं सकते हैं। तो इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? जैव रासायनिक क्रिया होता है। अब ये जैव रासायनिक क्रिया क्या होता है? जैसे कोशिका के अंदर हम लोग खाना खाते हैं, खाना पच के ग्लूकोज बनता है, वो कोशिका में पहुंचता है। और सांस लेते हैं ऑक्सीजन भी पहुंचता है कोशिका में। ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलके एटीपी का निर्माण करता है। वहां कोशिका के अंदर जैव रासायनिक क्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिस वजह से हमें ऊर्जा मिलता है। तो कोशिका के अंदर जैव रासायनिक क्रिया होता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। जिस दिन ये जैव रासायनिक क्रिया बंद हुआ, हम खत्म, ठीक है। तो याद रखिएगा कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? जैव रासायनिक क्रिया होता है। अब आगे देखते हैं कि रॉबर्ट हुक एक आदमी है, वो क्या किया था कि 1665 में, याद रखना 1665 में कोशिका का खोज किया था। कौन? रॉबर्ट हुक। ये जो है ना, मृत पादप कोशिका को देखा था। मतलब पादप बोलते हैं पेड़ पौधों को, प्लांट्स को पादप बोलते हैं, ठीक है। तो मृत पादप एक वृक्ष था, वो वृक्ष है ओक वृक्ष। क्या नाम है? ओक वृक्ष। ओक वृक्ष का छाल लाया, छाल लाके अपना माइक्रोस्कोप में लगाया, देखा कि अरे ये कोशिका है, कोशिका से मिलके बना है, ठीक है। उसको कॉर्क भी बोलते हैं, छाल को कॉर्क भी बोलते हैं। कॉर्क कोशिका को देखा था, मतलब छाल का कोशिका को देखा था। याद रखना कि जो रॉबर्ट हुक है वो कोशिका का खोज किया था। तो कौन सा कोशिका का खोज किया था? पादप कोशिका का। और वो कैसा था? जिंदा था कि मरा था? वो मरा हुआ था, मृत था, ठीक है। याद रखना वो मृत था।
और ओक वृक्ष की छाल से देखा था, ओक वृक्ष की छाल में देखा था। और ये कॉर्क भी बोलते हैं, छाल को क्या बोलते हैं, कॉर्क, कॉर्क कोशिका को देखा था, याद रखना कॉर्क कोशिका को। ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब याद कैसे करेंगे कि रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था। हुक कोशिका बहुत छोटा होता है, आपको पता है, हम अपना आंख से तो देख ही नहीं सकते हैं, तो बहुत छोटा चीज को किस चीज से उठाते हैं, हुक लगा के उठाते हैं ना, हुक से उठाते हैं, हाथ से तो उठा नहीं सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते उसको हाथ से उठा कैसे सकते हैं, तो हुक लगा के हमको कोशिका उठाना है, तो इसलिए रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज। हुक मतलब छोटा चीज को हम हुक से उठाते हैं, तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज, याद रखना, ठीक है। मृत पादप कोशिका, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पितामह भी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, याद रखना। इनका एक किताब है, उस किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया, याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में कि रॉबर्ट हुक किस किताब में बताया था कि कोशिका के बारे में बताया है कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके पहली बार कोशिका को देखा, अपना पूरा डिटेल बताया है, तो उस किताब का नाम है, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और आदमी था, इसका नाम है एंटोन वान लीeuwenhoek। ये भी हुक है, ये हुक है तो ये हॉक है, हुक हॉक, हुक हॉक, याद रखना। लीeuwenhoek, यहां ल है, लीeuwenhoek, ठीक है। यहां भी देखो हुक हॉक मिल गया। ये पादप कोशिका का किया था, मृत पादप, ये पहली बार किया था 1665 में, ये किया था 1674 में। एंटोन वान लीeuwenhoek कब किया था, 1674 में, याद रखना। ये क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। ये कहां से लाया था, तालाब के जल से प्राप्त सूक्ष्म जीव। वो क्या किया था, बगल में गंदा तालाब था, वहां से पानी लाया, पानी को अपना सूक्ष्म दर्शी में लगाया और देखा, सूक्ष्म जीव को देखा, और वो कैसा था, जीवित था, ठीक है, जीवित था। जीवित के बारे में पूछेगा, जीवित मतलब क्या होता है, लाइव, लाइव मतलब जिंदा, लाइव लीeuwenhoek, लाइव लीeuwenhoek, याद रखना, लाइव मतलब जीवित, लीeuwenhoek कैसा कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज। तो आई होप आपको इस बोर्ड में जितना कुछ लिखा है सब कुछ याद हो गया होगा। मेरा टारगेट है समझाने के साथ साथ आपको याद भी कराना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे इसको देखते हैं, इससे क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है, ये ऐसा होता है, फोटो देख लो। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। दूसरा है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, वो एग या ओवम, ये महिला में पाया जाता है, इसका फोटो कुछ ऐसा होता है। एग या ओवम शरीर का सबसे बड़ा कोशिका, ये पाया जाता है महिला में, ये ओवम होता है, ये प्रजनन में यही ओवम ही भाग लेता है, ठीक है। तीसरा है शरीर की सबसे छोटी कोशिका, यह है स्पर्म, ये पुरुष में पाया जाता है, ये कुछ ऐसा होता है, यही स्पर्म प्रजनन में मतलब संतान पैदा करने में भाग लेता है। संतान पैदा करने में महिला की तरफ से ओवम भाग लेता है और पुरुष की तरफ से स्पर्म, ठीक है, याद रखना। जो स्पर्म है वो शरीर का सबसे छोटा कोशिका है और जो ओवम है वो शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है, जिसको एग बोलते हैं, ठीक है। चौथा है पृथ्वी पर सबसे बड़ी एकल कोशिका, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखना कि पृथ्वी का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, याद रखना, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइको मतलब बहुत छोटा, माइकोप्लाज्मा मतलब और भी छोटा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, याद रखना, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका। आगे है शरीर की शुरुआती गैर विभाज्य कोशिका, वो है स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका क्या है आगे पढ़ेंगे जब हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेम कोशिका क्या है, शरीर की शुरुआती गैर विभाज्य कोशिका, जो विभाजित नहीं होती है वो स्टेम कोशिका है, ठीक है। आगे है कोशिका का पुनर्निर्माण। अब हमारे शरीर में किस अंग का जो कोशिका होता है वहां पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से निर्माण बहुत तेजी से होता है और कहां नहीं होता है। सबसे तेजी से होता है यकृत मतलब लीवर, ये पाया जाता है पेट के दाहिने साइड, ठीक है, दाहिने साइड पाया जाता है लीवर। लीवर में अगर आपको कोई चाकू मार दे या वहां कोई जख्म हो जाए तो वहां का कोशिका फटाफट क्या करेगा ना, अपने में मल्टीप्लाई करके, मतलब नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है, जो पुराना कोशिका होता है, देखिए जो पुराना कोशिका है यही क्या होता है ना, ऐसे धीरे धीरे दो पार्ट में बढ़ जाता है और फिर
दो अलग अलग कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो नए कोशिकाओं का निर्माण होता है पुराने कोशिका से। तो पुराना कोशिका खुद कोशिका विभाजन करता है, विभाजन किया मतलब बांटा, विभाजन करके नए कोशिका का निर्माण किया। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, या फिर पूछे सबसे ज्यादा कोशिका का पुनर्निर्माण जल्दी से कहाँ होता है, वो है यकृत या लीवर का कोशिका। ठीक है, लीवर में बहुत कम, ये मस्तिष्क या ब्रेन का कोशिका बहुत कम, क्या समझो कि यहां होता ही नहीं है। अगर आपका ब्रेन में लग गया जम के चोट और वो चोट पहुंच गया आपका अंदर तक, एकदम पूरा जो मेन ब्रेन है वहां तक पहुंच गया, तो समझो कि वहां का कोशिका अगर मर गया है तो दोबारा नहीं बन सकता है। आप जिंदगी भर या तो लकवा मार देगा, जो भी प्रॉब्लम हो, आपका हाथ नहीं उठेगा, पैर नहीं उठेगा, या दिमाग काम नहीं करेगा, या फिर खा नहीं पाओगे, या फिर बोल नहीं पाओगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जहां का कोशिका मरेगा वो काम करना बंद। ऐसा नहीं है कि दवाई वाई किए एकदम पूरा फिर से कोशिका का निर्माण हो गया, फिर से ब्रेन पहले जैसा फंक्शन करने लगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार ब्रेन गया तो समझो गया। इसलिए हेलमेट लगाने कहता है। पुलिस जो रोकता है कि भाई हेलमेट क्यों नहीं लगाया, वो क्या उसको पैसा थोड़ी लेना है, वो जानता है कि शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। अगर ब्रेन में इसका चोट लगा, एक तो पैसा बहुत खर्चा होगा, ऊपर से ये इलाज नहीं होगा इनका, ये अपंग हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाएगा। तो इसलिए हेलमेट लगाने कहता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क का जो कोशिका होता है वो अपना पुनर्निर्माण नहीं कर पाता है, कोशिका विभाजन उनमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां तक हो गया। अब हम देखते हैं कि यहां जो है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका वो हो गया स्त्री का ओवम या एग, और जो सबसे छोटी कोशिका हो गया वो है पुरुष का स्पर्म। ये तो हो गया मिला के, जब स्त्री पुरुष को इकट्ठा कर ले। जब हमको अलग अलग पूछ ले कि पुरुष के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो पुरुष के शरीर का सबसे छोटी तो पता है, ये स्पर्म है। अगर सबसे बड़ी पूछ ले तो सबसे बड़ी वही होगा जो कि सबसे लंबी है। तो अगर सिर्फ पुरुष में पूछे कि सिर्फ पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका, तो हो जाएगा न्यूरॉन। याद रखिएगा, न्यूरॉन कोशिका या तंत्रिका कोशिका। सिर्फ अगर पुरुष पूछे तब, अगर पुरुष महिला मेंशन नहीं किया हो तो सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म हो जाएगा, और सबसे बड़ी हो जाएगा एग, और सबसे छोटी स्पर्म। अगर सिर्फ पुरुष पूछे कि पुरुष में सबसे बड़ा तो न्यूरॉन, सबसे छोटा तो स्पर्म। ठीक है, अगर पूछ ले स्पेशली कि महिला में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, तो याद रखिएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल। यहां का जो कोशिका होता है ये सबसे छोटा होता है महिला के शरीर में। अगर अकेले पूछे कि अकेले महिला के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका एग या ओवम और सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। पुरुष के बारे में पूछे तो पुरुष का शरीर में सबसे बड़ा कोशिका वो न्यूरॉन हो गया या तंत्रिका कोशिका, और पुरुष का शरीर में सबसे छोटा तो स्पर्म है ही। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ये सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, आपको यही का यही याद हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड सवाल आता है बीपीएससी में, रेलवे में भी पूछा जाता है। आपको जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं 0 से लेके हीरो लेवल तक, यहाँ अगर आप पढ़ लिए तो दोबारा कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में सारा का सारा बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दिया किसने? 2 आदमी था, एक का नाम था स्लाइडेन, दूसरे का नाम था श्वान। स्लाइडेन एंड श्वान, इसका पूरा नाम था मतियास स्लाइडेन और इसका पूरा नाम था थियोडोर श्वान। ये दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दिया। इसमें क्या कहा? इन दोनों ने मिलकर कहा कि कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, इसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्मतम इकाई मतलब क्या होता है, क्रियात्मक मतलब क्या होता है, और संरचनात्मक मतलब क्या होता है। सूक्ष्मतम मतलब हो गया हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई। जिस तरह से कोई घर का सबसे छोटा इकाई ईंट होता है, ईंट से ही घर बनता है, उसी तरह से हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कोशिकाओं से होता है, और कोशिका ही हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई है। ठीक है, तो सूक्ष्मतम इकाई हो गई। क्रियात्मक इकाई क्या हो गया? क्रियात्मक मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने भी तरह का कार्य होता है वो कोशिका करता है, इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक इकाई मतलब हमारे शरीर में जिस भी चीज का निर्माण हुआ है, हमारा बाल से लेके कुछ भी, स्किन, हड्डी, मांस, सब में कोशिका का ही रोल है। बिना कोशिका का निर्माण ही नहीं हो सकता, संरचना हो ही नहीं सकता है, इसलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, कोशिका सूक्ष्मतम इकाई भी है,
क्रियात्मक भी है, मतलब सब काम भी करता है शरीर के अंदर, और संरचनात्मक है, शरीर बना भी कोशिका से ही है। संरचना, शरीर का संरचना किससे हुआ? कोशिका से ही। पहली बात पता चल गया, ठीक है, पहली बात याद हो गया। 3 बात याद रखना, कुछ नहीं, सूक्ष्मतम, क्रियात्मक, संरचनात्मक। दूसरी बात उन्होंने कही, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवधारी 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव क्या होता है? ऐसा जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बना है, सिर्फ एक कोशिका से। और बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? ऐसा जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात उन्होंने क्या कही थी? सूक्ष्मतम इकाई है, क्रियात्मक है और संरचनात्मक इकाई है। दूसरी बात क्या कही कि कोशिका की संख्या के आधार पर, मतलब अगर हम कोशिका की संख्या के आधार पर देखें कि जीव कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय, ठीक है। तो 2 बात हो गया। तीसरा बात देखते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि कोशिकाओं में जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है, और यह क्रियाएं जब तक हो रही है तभी तक हम जिंदा है। स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि कोशिका की जो अंदर है उसके अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। जैव रासायनिक क्रियाएं मतलब क्या? कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन फाइनली पच के बनता है ग्लूकोज, और वो जाता है कोशिका में। और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है फेफड़े के थ्रू, ब्लड से जाता है कोशिका में। कोशिका के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसको हम जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया होने के बाद बनता है एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। वो एटीपी से हमें मिलता है ऊर्जा, समझ गए। तो ये कोशिका के अंदर होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है कि जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, और ये जैव रासायनिक क्रिया तब तक हो रही है, नहीं, ये जैव रासायनिक क्रियाएं जब तक हो रही है तब तक हम जिंदा है। याद रखना कि मतलब जैव रासायनिक क्रिया हो रहा था, हम जिंदा है। कोशिका काम करना बंद किया, वहां ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके जो रासायनिक क्रिया करता है वो करना बंद किया, तो ऊर्जा नहीं बनेगा, हम मर गए, खत्म, बाय बाय, टाटा है, खलास। तो चलिए, याद हो गया आपको स्लाइडेन और स्वान का जो बात था। 3 बात था, फटाफट आप बोलो। पहला बात क्या था? कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। दूसरा बात उन्होंने कहा कि अगर हम कोशिका की संख्या के आधार पर देखें तो जीव 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। तीसरा बात उन्होंने क्या कहा कि कोशिकाओं के अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, और जब तक ये क्रियाएं हो रही है तभी तक हम जिंदा हैं, ठीक है। तो ये 3 बात कहा, तीनों आपको याद रखना है। ये क्या हुआ कि स्लाइडेन स्वान तो 3 बात बोल दिया कि सूक्ष्मतम इकाई है, क्रियात्मक, संरचनात्मक है, कोशिकीय, बहुकोशिकीय बोल दिया। उसके बाद बोल दिया कि जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है कोशिकाओं के अंदर। फिर किसी ने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ कि हमारे शरीर में कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नया कोशिका बनता कैसे, जो छोटा बच्चा है वो बड़ा कैसे हो जाता है, हमारा बाल कैसे बढ़ने लगता है, हमारा नाखून कैसे बढ़ने लगता है, ये कोशिका जो बढ़ता है ये कैसे होता है। तो स्लाइडेन और स्वान मुंह चुप हो गया उसका, मतलब भैया हमको पता नहीं है। फिर ये हुआ कि एक आदमी था, उसका नाम था विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने 1855 में उस सवाल का जवाब दिया कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है, या फिर कोशिका में वृद्धि कैसे होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या था? विर्चो, याद रखना, विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का जन्म उनकी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। विर्चो क्या कहा? जो नया कोशिका बनेगा, जैसे मान लो ये नया कोशिका है, ये कैसे बनेगा? इनका जो पूर्ववर्ती कोशिका है, मान लो ये पहले का कोशिका था, इसी में विभाजन हुआ तो नई कोशिका का निर्माण हुआ। यहाँ फोटो देख सकते हो, ये कोशिका है, इसमें विभाजन हो रहा है, विभाजन होकर 2 नई कोशिका का निर्माण हो गया। तो जिस कोशिका का विभाजन हुआ उसको हम बोलते हैं मातृ कोशिका। याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं? मातृ कोशिका या मदर सेल, ठीक है, मातृ कोशिका या मदर सेल। तो आपको ये सब बात याद रहना चाहिए। चलिए देखते हैं कोशिकाओं के प्रकार और संरचना, सेल टाइप्स एंड स्ट्रक्चर। ये जो फोटो है, ये फोटो बनाने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? फोटो बनाने का उद्देश्य है आपको वो बातें यही याद करा देना जो एग्जाम में बराबर पूछता है कोशिका से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कौन सी बातें हैं। ये है हमारा जंतु कोशिका, ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका में जो लेयर होता है वो डबल लेयर आपको दिख रहा है, पहला ये, दूसरा ये। और जंतु कोशिका में सिंगल लेयर दिख रहा है,
पादप कोशिका मतलब क्या हो गया, ये पेड़ पौधे वाला कोशिका। जंतु कोशिका मतलब जानवरों का कोशिका। आदमी भी एक जानवर है, बस फर्क इतना है कि आदमी एक समझदार जानवर है, ठीक है। तो आदमी का भी कोशिका ऐसा ही होता है। तो हम यहां देख रहे हैं पादप कोशिका में डबल लेयर, जंतु कोशिका में सिंगल लेयर। जंतु कोशिका जो घिरा हुआ है, इसका जो आवरण है वो सिंगल लेयर से घिरा हुआ है, ये डबल लेयर से घिरा हुआ है। जो ऊपर का लेयर है उसका नाम है कोशिका भित्ति, और जो नीचे का लेयर है उसका नाम है कोशिका झिल्ली। जो ऊपर का फर्स्ट लेयर है उसको कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है, पेड़ पौधे में जो छाल होता है, आपको पता होगा जो कड़ा छाल नहीं होता पेड़ पौधे का सबसे ऊपरी हिस्से में जो बहुत कठोर होता है, वही तो कोशिका भित्ति है। अब आप बताओ क्या आदमी में ऐसा कुछ पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। तो इसलिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगा, सिर्फ पादप कोशिका में होगा, ठीक है। जंतु कोशिका में सिर्फ है कोशिका झिल्ली, वो भी कैसा है, सिर्फ एक आवरण है, सिर्फ एक लेयर है, ओनली वन लेयर, ठीक है। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति फर्स्ट लेयर, कोशिका झिल्ली सेकंड लेयर। इतना पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं केंद्रक, और यहां का केंद्रक देखो। पादप कोशिका में केंद्रक है किनारे, और जंतु कोशिका में केंद्रक है कहां, बीच में। याद रखना कि जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में पाया जाता है और पादप कोशिका में केंद्रक किनारे पाया जाता है। इतना अंतर पता चल गया। अब यहां देखो रसधानी, ये देखो छोटा सा लाल घेरा आपको दिख रहा है। अब यहां देखो रसधानी, ये बड़ा सा है। रसधानी या रिक्तिका, इसमें पाया जाता है जल। तो यहां देखिए कि एक ठो रिक्तिका है, एक ही है, एक ही रसधानी है, और इसमें क्या है, देखो लाल 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 कितना सारा है। मतलब कि जंतु कोशिका में जो रसधानी है वो छोटा होता है और कई सारा होता है। पादप कोशिका में जो रसधानी होता है वो बड़ा होता है और एक ही होता है। इतना पता चल गया। देखिए फोटो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको फोटो देख के रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोटो देखो, याद हो गया, एकदम सीधा पता चल गया, अच्छा यहाँ ये है, यहाँ ये है, आराम से पता चल गया। इसे कॉपी में लिखा रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब दिमाग को ज्यादा थकना पड़ता है उससे, इसलिए आप भी अपना कॉपी में ये बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहां देखते हैं लवक है, प्लेस्टिड। यहां क्या लवक है कहीं, क्या नहीं है। ये लवक होता क्या है, पेड़ पौधे में जो रंग होता है, जैसे पत्ती कैसा होता है, हरा रंग का होता है। फल कैसा होता है, कोई पीला फल होता है, लाल होता है, नीला होता है, नारंगी होता है, ये सब कलर का फल होता है। तो पेड़ पौधे में कलर होता है, तो ये कलर जो होता है ये लवक के वजह से ही होता है। लवक के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल से बढ़िया से। हरित लवक क्या होता है, वर्णी लवक क्या होता है, अवर्णी लवक क्या होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। एकदम विस्तार से पढ़ना है। अभी मोटा मोटा समझो कि पादप कोशिका में लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। आदमी क्या कभी देखो लाल हरा पीला टाइप का आदमी नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ लवक भी नहीं होता है, यहाँ लवक होता है, ठीक है। लवक नहीं, कोशिका भित्ति नहीं, ठीक है। यहाँ लवक है, कोशिका भित्ति है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि कोशिका भित्ति क्या होता है, लवक क्या होता है। ये जंतु कोशिका में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, ये जो बीच में आपको काला 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 दिख रहा है एकदम पूरा घना टाइप का, ये है कोशिका द्रव्य। ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य ये यहां तक आ गया है। क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है काला 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 पूरा एकदम भरा हुआ, ये कोशिका द्रव्य है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पादप में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया ये वो अन्य कोशिकांग जंतु में भी है। अन्य कोशिकांग क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके साथ और भी कोशिका का अंग है, वो क्या है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां हम मोटा मोटा दिखाए माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसका बड़ा रोल होता है। आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ोगे तो इसी का सहायता से आप राइबोसोम भी पढ़ लोगे, इसी की सहायता से आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लोगे, जिसको हिंदी में अंतःपरद्रवी जालिका बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मोटा मोटा याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया वो अन्य कोशिका अंग, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। तुलनात्मक रूप से यहां ज्यादा होता है, जंतु कोशिका में ज्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और पादप कोशिका में थोड़ा कम होता है। तो देखिए रसधानी जान गए, इसमें बड़ा होता है, एक होता है, और इसमें छोटा होता है और कई सारा होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। केंद्रक इसके किनारे में होता है, वहां बीच में होता है। कोशिका झिल्ली इसका सेकंड लेयर होता है, उसका सिर्फ एक लेयर होता है। कोशिका भित्ति इसका फर्स्ट लेयर होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। लवक इसमें पाया जाता है, यहाँ नहीं पाया जाता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। तो देखें आप कि इस फोटो से कितना कुछ सीखने को मिला। आप भी फोटो बनाइएगा और इसी तरह से पढ़िएगा। इसके बाद से फोटो का दौर शुरू होगा। पूरा बायोलॉजी में फोटो ही फोटो है। फोटो से हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।